अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फाइका खालिद बड़ाइच। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के नामवर एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शेख निज़ामी साहब। निज़ामी साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। निज़ामी साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टे ऑर्डर और इसके इस्तेमाल पर है। काइंडली हमारे नाजरीन को वाज़िया कर सकते हैं कि स्टे ऑर्डर से क्या मुराद है? जी, स्टे ऑर्डर से मुराद है कि कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो कि कोर्ट पास करे, जी, यानी कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से मुराद है किसी को किसी इलीगल एक्ट से रोक देना। जैसे कि कोई प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, यानी कि दावा दायर करता है अदालत में, तो कहता है कि जनाब मुझे इस डिफेंडेंट से इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा अगर जनाब इसको रोके ना, कि मेरे कब्जे में दखल ना दे, या ये जो प्रॉपर्टी इसके कब्जे में इसको फर्दर एलिनेट ना करे, यानी कि इसको आगे फरोख्त ना करे। उसके ऊपर वो ना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एफिडेविट्स के साथ होती है एप्लीकेशन के, उसके ऊपर एक इंजेक्टिव ऑर्डर जो है ना वो कोर्ट पास करती है कि अब मुद्दल है, यानी कि वो जो उसमें रिस्पोंडेंट है या डिफेंडेंट है उसको रिस्ट्रेन करते हैं कि टिल फर्दर ऑर्डर आपने अब इस काम से रुक जाना है, कोर्ट के ऑर्डर को इंतजार करना है। इससे मुराद स्टे ऑर्डर से ये मुराद। ठीक। निज़ामी साहब, ऐसी कौन सी सूरतें हैं जिनमें स्टे ऑर्डर जारी होगा? जी, वो इस तरह से होता है कि कुछ मुद्दई जब कहते हैं कि जी मुझे इस बंदे से मेरी प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो इसको रोका जाए। ठीक। एक तो नुकसान हो गया, फिर दूसरा है कि अगर ये इसको फर्दर ट्रांसफर कर देगा किसी को, जी बिल्कुल। तो राइट तो मेरा बनता है, मुझे मिलनी चाहिए। Exactly. तो वो फिर मुझे नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए ये इंजेक्टिव ऑर्डर जो है ना ये मांगा जाता है कोर्ट से, और नॉर्मली कोर्ट्स जो है ना वो दे देती हैं। मेरा अगला सवाल निज़ामी साहब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या स्टे ऑर्डर ही मुकदमा होता है या ये किसी मुकदमे का हिस्सा होता है? जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि अक्सर हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि जी हमें वकील साहब ये मसला दरपेश हो गया, हमें स्टे ऑर्डर ले दें। जी। तो उनको कहते हैं कि भाई स्टे ऑर्डर के लिए एक दावा करना पड़ता है और स्टे ऑर्डर की एक एप्लीकेशन होती है जो उस दावे का हिस्सा होती है। स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन खुद अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एक एप्लीकेशन है जो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होती है। जी। और वो किसी भी दावे का हिस्सा होती है, खुद वो कोई दावा नहीं है। ठीक है। इसलिए ये एक मुकदमे का हिस्सा है, खुद ये मुकदमा नहीं है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, जैसे कि निज़ामी साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें इस सवाल का जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। निज़ामी साहब, एक क्वेश्चन और आपसे कि स्टे ऑर्डर जारी होने के बावजूद अगर वायलेशन हो तो इसकी दादरसी कैसे होगी? जी, अगर कोई स्टे ऑर्डर जिसमें किसी मुद्दा लय को या किसी फ्रीक को स्टेन किया जाता है कि आप इस काम से रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता, तो फिर उसकी हम तौहीन अदालत दायर करते हैं जो सेम कोर्ट में दायर की जाती है कि जी आपने ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया था लेकिन ये इस बंदे ने उसकी वायलेशन की है, आपकी हुक्म अदूली की, आप इससे कंप्लाइंस आप करवाएं और इसे सजा दें। अच्छा निज़ामी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त अदालत में पेश करने का तरीकाकार क्या है? जी, वो मैं पिछले सवाल में भी एलेबोरेट किया है मैंने, लेकिन ये सेपरेट सवाल किया आपने, बहुत अच्छा किया है। तो इसको किसी भी दावे के हिस्सा के तौर पर दायर किया जाता है और इसको हम कहते हैं अबूरी। ओके। अबूरी जो है ना आपको वो इसका फायदा मिलता है। ठीक। जब तक केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक एक स्टेटस को ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि जी ये मामला जूं का तू रहेगा, अब इसके ऊपर किसी पार्टी का खास हक नहीं है जब तक कोई कोर्ट डिक्री किसी एक फ्रीक के हक में जारी कर नहीं देती। ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर यहाँ तक फायदेमंद है। निज़ामी साहब, मेरा सबसे आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टे ऑर्डर जो है वो कितने अरसे के लिए जारी होगा? ये जी कोर्ट जो है ना वो उसमें स्पेसिफिकली कई दफ़ा लिख देती है कि जी ये आपको जो स्टेटस को ऑर्डर है या स्टे ऑर्डर है ये टिल नेक्स्ट डेट तक है, और इसमें जो प्लेंटिफ है जिसने ये वो सूट फाइल किया है वो एक्सटेंड करवाने का जिम्मेदार है। अगर वो एक्सटेंड नहीं करवाता ये ऑटोमेटिकली विकेट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता, विकेट नहीं होता या वो उसमें आज़ादगी या एक्सटेंशन नहीं करवाता तो वो फिर 6 माह चलता है, उससे आगे वो उसको दोबारा जो है ना उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है।
हाँ जी, यही इसकी बात। जी निज़ामी साहब, आपके कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको इस मौजू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अपनी मेज़बान फ़ाइका खालिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।